हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, रेडियो एक्टिविटी पार्ट 3 एपिसोड नंबर 3 आप अच्छी तरह से खूब ज़बरदस्त पढ़ चुके होंगे। यहाँ तक तैयार हो गया होगा आपका रेडियो एक्टिविटी। जहाँ तक हो गया है ठीक उसके आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्लियर। P100 फिजिक्स, मैं STP सर। आइए चलिए स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग लास्ट में देख रहे थे, जो जस्ट इससे पहले का वीडियो है उसमें हम लोग देख चुके थे कि एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी क्या होती है, रदरफोर्ड इक्वेशंस क्या होते हैं, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं सब लोग। चलिए तो अब आइए देखा जाए एक्टिविटी जहाँ तक हो चुका है ठीक उसके आगे अगला पॉइंट अब हम लोगों का ना, नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है कि रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम क्या होता है। What is the radioactive equilibrium? तो write the heading. Radioactive equilibrium. What is the radioactive equilibrium? Clear? तो जब भी कभी जैसे सपोज करिए कि यह X कोई हमारा रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, सपोज X हमारा रेडियोएक्टिव एलिमेंट है और इसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो भी है, मीन्स रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन यानी कि एक्टिविटी जो भी है, तो इसकी जो भी एक्टिविटी है, सपोज करिए कि X हमारा कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट है और इसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो भी कुछ है, मतलब यूँ समझिए कि इसकी लेमडा जो भी कुछ है, या यूँ कहें कि इसकी एक्टिविटी जितनी है, एक्टिविटी मीन्स जानते हैं R बराबर क्या, R बराबर N इंटू लेमडा, इसको बोलते हैं एक्टिविटी। तो और सपोज करिए कि इसका जो X हमारा एलिमेंट है, न्यूक्लियस है, जो X न्यूक्लियस है, इसकी एक्टिविटी जो भी कुछ है और इसके बाद जो इसका दूसरा एलिमेंट बना, यानी कि X से बाद में जो दूसरा एलिमेंट आया, तो जानते हैं ना मदर एलिमेंट, डॉटर एलिमेंट। तो सपोज करिए कि ये दूसरा एलिमेंट है और यदि इसकी एक्टिविटी भी उतनी ही है, एक्टिविटी इक्वल टू R इक्वल टू N लेमडा ही है इसकी भी, तब जब कभी ऐसे सिचुएशन क्रिएट होते हैं तो उसे कहते हैं रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं इसको? रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। तो दिस इज द रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। मतलब ये कि सपोज करिए कि X और Y हमारे दो, पहला X है, उसका रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके बाद में हमारा अगला एलिमेंट बना Y। तो X Y हमारे दो एलिमेंट हैं, तो पहले वाले का रेडियो एक्टिव, पहले वाले की एक्टिविटी और दूसरे वाले की एक्टिविटी, यदि दोनों की एक्टिविटी बराबर है, यानी कि दोनों का रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बराबर बना हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन को कहते हैं क्या? रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ द रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। व्हाट विल हैपन इन दिस केस? तो एट द पोजीशन ऑफ द रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, यदि कोई भी एक ही, सपोज ऐसे भी हो सकता है कि कोई, बातों को समझिएगा अच्छी तरह से, दो न्यूक्लियस हैं और उनका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बराबर है, यानी कि जो बाद वाला जो एलिमेंट है उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जस्ट पहले वाले के बराबर है। तो यह भी कंडीशन होता है क्या? यह भी कंडीशन होता है किसका? रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम का। और दूसरा क्या हो सकता है, जैसे मान लिया आपसे कहा जाए कि कोई एक न्यूक्लियस है और वह दो तरह के प्रोसेस से डिसइंटीग्रेशन कर रहा है, अल्फा एमिशन और बीटा एमिशन, सपोज दैट अल्फा एमिशन और बीटा एमिशन, लेकिन दोनों का एक्टिविटी दोनों ही सिचुएशन में बराबर है, तो भी सिचुएशन बना किसका? रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। तो अंडर द कंडीशन ऑफ द रेडियो इक्विलिब्रियम व्हाट विल हैपन? तो आप देख रहे हैं कि R1 इक्वल टू R2 मीन्स कि पहला जो एक्टिविटी होगी, जो दूसरी एक्टिविटी होगी, वह दोनों बराबर होंगे। तो अवश्य ही यदि यह मान लिया जाए कि N1 है, इसको लैम्डा 1 है,
इसको यदि n2 कह दूं, इसको लेमडा 2 कह दूं, तो क्या एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? तो एट इक्विलिब्रियम व्हाट विल हैपन एट द इक्विलिब्रियम? कहेंगे आप R1 इक्वल टू R2 मीन्स N1 लेमडा 1 इक्वल टू N2 लेमडा 2 मीन्स व्हाट? कहेंगे N लेमडा इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज द कंडीशन ऑफ रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम। अब यदि आप इसका डिफिनीशन लिखना चाहते हैं कि रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम को डिफाइन कैसे करूं, परिभाषा कैसे लिखूं, एक लाइन लिख दीजिए, व्हेन activity of nucleus when activity of previous nucleus is equal to the activity of present nucleus, then it is called radioactive equilibrium। देन इट इज कॉल्ड रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम। तो इसी को रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम कहते हैं। ओके, तो अंडरलाइन दिस मेन लाइन, R1 बराबर N1 लेमडा 1 बराबर N2 लेमडा 2, इसे कहते हैं रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गए? कहीं कोई डाउट? देखो बेटा एक बार फिर से समझ लो। मान लीजिए कि कभी किसी एट प्रेजेंट, तो एट प्रेजेंट मान लीजिए क्या है, एट प्रेजेंट मान लीजिए एलिमेंट है वाई, ये बाद वाला है। तो एट प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट टाइम में मान लो कि ये एलिमेंट है वाई, हमारा रेडियोएक्टिव एलिमेंट है वाई, और इसके ठीक पहले वाले में क्या था, एक्स। तो एक्स की एक्टिविटी कितनी थी, R1 बराबर N1 लेमडा 1। ये जानते हैं कि रेडियोएक्टिविटी क्या होती है। और जो बाद यानी कि मदर एलिमेंट हो गया, जस्ट डॉटर एलिमेंट क्या हो गया, यानी कि पेरेंट एलिमेंट हो गया। डॉटर एलिमेंट क्या होगा बेटा, वाई है। तो वाई उसकी एक्टिविटी कितनी है, R2 बराबर N2 लेमडा 2। और यदि कभी ऐसा हुआ कि R1 बराबर R2 यानी कि N1 लेमडा 1 बराबर N2 लेमडा 2, मतलब क्या कि N लेमडा इक्वल टू कांस्टेंट, दिस सिचुएशन इज नोन एज रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम। दिस इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस इज द रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम। परिभाषा, किसी भी समय यदि किसी न्यूक्लियस की या एटम की या रेडियोएक्टिव सैंपल की एक्टिविटी ठीक उसके पहले वाले न्यूक्लियस की एक्टिविटी के बराबर होता है, तो ऐसे कंडीशन को रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ऐसे कंडीशन को रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम कहते हैं। और ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, पहले वाली एक्टिविटी यानी R1, प्रेजेंट वाली एक्टिविटी यानी R2, R1 बराबर R2 यानी N1 लेमडा 1 बराबर N2 लेमडा 2, इसे क्या बोलोगे, दिस इज द रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम। क्लियर? ओके, फर्स्ट क्लास P100 फिजिक्स। क्लियर बेटा? आ जाओ। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे आएगा। तुम IIT एग्जाम देने जा रहे हो, या नीट का एग्जाम देने जा रहे हो, या किसी भी इंडिया का कोई कंपटीशन देने जा रहे हो जहाँ पर फिजिक्स है, ठीक, तो बिल्कुल क्वेश्चन आउट है, आना ही आना है। नहीं ये वाला तो ये वाला, नहीं ये वाला तो ये वाला, आना ही आना है, फिक्स है। अब यहाँ से तुम्हारा न्यूमेरिकल क्या आएगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और मैं दिखाने जाता हूँ कौन सा न्यूमेरिकल आएगा अब यहाँ पे। चलो, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कौन सा आएगा, आ जाइए क्वेश्चन पर नोट करो, सॉल्व कर दो फटाफट। डाटा बदल सकता है बेटा, जहाँ पर मान लो हम 400 लिखे हुए हैं वहाँ पे 600 हो सकता है, बस इतना ही अंतर होगा। न्यूमेरिकल बिल्कुल वही रहना है, सब कुछ वही रहना है।
आज तक बस यही हुआ कि डाटा बदल जाते हैं, न्यूमेरिकल्स वही रहेगा। चलो बेटा, अब ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे ठीक इसी पर न्यूमेरिकल। ए रेडियो एक्टिव, राइट द क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए रेडियो active sample can disintegrate by two different ways of half lifetime T1 and T2 by half lifetime T1 and T2। क्या? हाँ, तो इसकी वैल्यू भी दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसकी वैल्यू दी हुई है, हाँ बेटा, इसकी वैल्यू दी हुई है। पहले प्रोसेस का है 1620 और दूसरे प्रोसेस का 405। तो वेयर T1 इक्वल टू 1620 ईयर्स एंड T2 इक्वल टू 405 ईयर्स, ये दिया हुआ बेटा, क्लियर, ये दिया हुआ है। हाँ, तो अब क्या कह रहा है अब इसमें हाँ बेटा, तो इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द ए क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो व्हाट इज द मीन लाइफ टाइम, व्हाट इज द मीन लाइफ टाइम ऑफ द सैंपल। चलो ट्राई टू डू, कैसे करोगे इस क्वेश्चंस को। हाँ, और यहाँ पर और भी कुछ डिटेल में दिया हुआ है, जैसे कि ये दो प्रोसेस है ना, तो एक प्रोसेस को बोला है अल्फा इमिशन, दूसरे का बोला है बीटा इमिशन ना। पहले वाले को बोला गया है कि यह अल्फा इमिशन है, दूसरे वाले का बीटा इमिशन है। जो पहला प्रोसेस है फर्स्ट प्रोसेस, ऐसे ये भी लिखा हुआ है इसमें, नोट कर लीजिए ना हो तो। फर्स्ट प्रोसेस प्रोड्यूसेस या फर्स्ट प्रोसेस इमिट्स अल्फा पार्टिकल एंड second process emits beta particle। चलो भाई, तो कोई रेडियोएक्टिव सैंपल है ना, यह कोई रेडियोएक्टिव सैंपल है, यह दो प्रोसेस शो करता है। पहला प्रोसेस का हाफ लाइफ टाइम T1 है, दूसरे का T2 है। पहला प्रोसेस अल्फा इमिशन का है, दूसरा प्रोसेस बीटा इमिशन का है। तो अब आपसे केवल क्या पूछ रहा है, आपसे केवल पूछ रहा है बस कि इसका हाफ लाइफ टाइम क्या होगा। हाफ लाइफ टाइम केवल सिंपल सा, केवल हाफ लाइफ टाइम। क्वेश्चन तो बड़ा है, हम उसको शॉर्ट करके आपको पूछ रहे हैं कि हाफ लाइफ टाइम क्या है इसका ना। तो T विल बी व्हाट। चलिए ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। हाँ, आप वीडियो को रोक करके आंसर निकाल लीजिए इसका। आइए मैं बता रहा हूँ अब, यहाँ पे सॉल्व करिए, देखिए आंसर देखिए। अब इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ चलिए देखा जाए क्या होगा। तो एक बात तो पहले क्लियर है कि डीके कांस्टेंट होता क्या है। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि डीके कांस्टेंट क्या है ना।
डीके कांस्टेंट अभी जस्ट पहले वीडियो में, इससे पहले मैं डिस्कस किया हूँ। तो डीके कांस्टेंट यदि अभी क्लियर नहीं है तो पहले के सारे वीडियो 1, 2, 3 पढ़ लीजिए। ये 4 नंबर वीडियो रेडियो एक्टिविटी का है। तो 1, 2, 3 कंप्लीट करने के बाद में तब 4 नंबर पे आइए, ठीक। तो देखो अब डीके कांस्टेंट क्या है, तो जानते हो कि नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, नंबर ऑफ द अल्फा और बीटा पार्टिकल्स इमिटेड पर सेकेंड, दैट इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट लैम्डा, दैट इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट लैम्डा। अब आ जाओ जैसे देखो भाई, तो डीके कांस्टेंट यदि कहीं पे डीके कांस्टेंट लैम्डा है, यदि कहीं पर डीके कांस्टेंट लैम्डा है, ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह समझिएगा। तो यदि डीके कांस्टेंट लैम्डा है तो dt टाइम इंटरवल में, किसमें, dt टाइम इंटरवल में डिसइंटीग्रेशन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। लिखिए जल्दी, एक लाइन लिखिए सामने मैं जो बोल रहा हूँ। डीके कांस्टेंट लैम्डा है तो पहले का सपोज करें कि मान लिया जाए कि डीके कांस्टेंट लैम्डा 1 है, पहले प्रोसेस का डीके कांस्टेंट लैम्डा 1 है। तो इन टाइम dt, इन टाइम इंटरवल dt, टाइम इंटरवल, इन टाइम इंटरवल dt, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो पहले वाले प्रोसेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है डिसइंटीग्रेट होने की, तो पहले वाले की प्रोबेबिलिटी हो रही है लैम्डा 1 dt। क्लियर। जैसे 1 सेकंड में होता है 4, तो dt समय में कितना होगा, 4 गुणे dt। पक्का, बहुत आसान फिजिक्स होती है, यस, सब मैजिक। 1 सेकंड में होता है 4, तो dt टाइम में प्रोबेबिलिटी, हाँ, जल्दी मिलता नहीं है कहीं, ये प्रोबेबिलिटी वगैरह पे तो लोग आते ही नहीं जल्दी, इस टॉपिक को ले गया नहीं जाता है। और एग्जाम में पक्का पूछता है IIT में, आपके नीट और IIT में तो पक्का पूछेगा। तो प्रोबेबिलिटी, आप बात समझना बेटा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके पॉकेट में 1-1 रुपए के 5 सिक्के हैं, या डिफरेंट है 5 सिक्के हैं, तो किसी एक के निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो भाई प्रोबेबिलिटी उतनी ही है, जितना वो संख्या होगी वही उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। अब यहाँ पर तो इसी प्रोबेबिलिटी लैम्डा 1 जानते हो, लैम्डा 1 नंबर है, तो लैम्डा 1 क्या है, डीके कांस्टेंट है। और डीके कांस्टेंट क्या होता है, एक बार फिर से पीछे वीडियो में जाकर पढ़ लो। डीके कांस्टेंट क्या होता है, डीके कांस्टेंट नंबर ऑफ द अल्फा या नंबर ऑफ द बीटा पार्टिकल्स इमिटेड पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में 4, तो 10 सेकेंड में 40, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। संभावना कितनी है, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 40 हो सकता है, इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इज सो मच। अब ऐसे ही दूसरे वाले प्रोसेस का कितना है, लैम्डा 2। तो टाइम इंटरवल, उसी टाइम इंटरवल में इसी प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, लैम्डा 2 dt। तो पहले वाले फर्स्ट प्रोसेस की प्रोबेबिलिटी इतनी, सेकेंड प्रोसेस की प्रोबेबिलिटी इतनी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी, तो देयरफॉर टोटल प्रोबेबिलिटी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी, तो देयरफॉर टोटल प्रोबेबिलिटी इज हाउ मच, तो टोटल प्रोबेबिलिटी इज लैम्डा 1 dt प्लस लैम्डा 2 dt। ये टोटल प्रोबेबिलिटी हो गई। अब ध्यान देना, और टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल मान लिया जाए डीके कांस्टेंट, टोटल ओवरऑल डीके कांस्टेंट, सपोज दैट इज द लैम्डा ऑफ द सैंपल एज द टाइम इंटरवल हैज सेम वैल्यू dt। नाउ माइंड, तो टोटल प्रोबेबिलिटी लैम्डा, टाइम इंटरवल वही रहेगा dt, इक्वल टू कितना हुआ, लैम्डा 1 dt प्लस लैम्डा 2 dt। क्लियर हो गए, वेरी 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 फैंटास्टिक इक्वेशन। तो क्या पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो कि धुनाई हो रही है, धुनाई क्या डीके कांस्टेंट, प्रोबेबिलिटी, रेडियोएक्टिविटी, यस रेडियोएक्टिविटी, तो रेडियोएक्टिविटी। चलो भाई क्लियर हो गया, यहाँ पर पहुँचे सब लोग। तो लैम्डा dt सो मच। अब देखो dt यहाँ भी है, dt यहाँ भी है, dt यहाँ भी है, तो dt से dt कैंसिल। अब बचा क्या, तो ओवरऑल डीके कांस्टेंट विल बी हाउ मच, तो दिस इज द वेरी वेरी फैंटास्टिक फार्मूला
आ जाओ अब यहाँ पे देख लो, नोट कर लिया कि नहीं, जल्दी करो, ए लाइन कर लिया। अब आ जाओ, चलो देखो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, क्या क्यों कैसे, ये इक्वेशन कहाँ से आया। अब आ जाओ, इसके बाद जा देखो भाई, तो लास्ट में हम लोग क्या पाए, हम लोग पाए लेमडा इक्वल टू लेमडा 1 प्लस लेमडा 2, ओके, lambda equal to lambda 1 plus lambda 2, and you know that the lambda is the decay constant. Lambda can be written, you know well that t half will how much, 0.693 upon क्या lambda, तो therefore the lambda will be how much, तो lambda equal to, हाँ lambda का स्थान पे क्या लिख सकते हो, तो 0.6931 upon t half लिख सकते हो। ध्यान दीजिए यहाँ पे, सिंस यू नो दिस इक्वेशन से therefore lambda becomes so much, तो दिस lambda कैन बी रिप्लेस बाय नाउ 0.6931 अपॉन टी हाफ ले सकते हो यहाँ पर, प्लस नंबर इस पे आ जाओ, 0 पॉइंट अगेन कैन बी रिटर्न 0.6931 अपॉन टी हाफ, यहाँ भी लिख सकते हो 0.6931 अपॉन टी हाफ, यार नो ऐसे कर दो, ये T1 T2 करके दिया है ना, हम लोग T1 T2 लिए हुए हैं, तो लिख दो यहाँ T1 और इसको लिख दो T2, और ये क्या है, ये बीच में इक्वल का निशान है, ये इक्वल का निशान है, लिख दिया, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। अब आ जाओ, हाँ देखो, अब ये सब क्वेश्चंस, ये जब क्वेश्चंस आते हैं तो ये सब थोड़ा टफ क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान नहीं होते हैं, लेकिन मैंने पहले ही बताया था चैप्टर स्टार्ट होते समय कि यदि रेडियो एक्टिविटी 0 जानते हो तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं 0 से शुरू करूँगा और पहुँचाऊँगा उस लेवल पर जहाँ की आगे जानने की ज़रूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि या तो IIT निकालना है, या तो नीट निकालना है, या तो इंडिया का और जो भी एग्ज़ाम है ना, PGT TGT NDA वगैरह वगैरह, उनको निकालना है, और उसके लिए लेवल सफिशिएंट फर्स्ट क्लास। आ जाओ, ओके कमन, तो अब यहाँ पे देखो, एक कॉमन ले लो, इसको कॉमन ले लो, ले लिया। अब देखो तो 1 अपॉन टी हाफ, अब ये टी हाफ किसका है, ये ओवरऑल सैंपल का है, और ये किसका है, पहले प्रोसेस का, ये किसका है, दूसरे प्रोसेस का, तो मिला क्या 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2, पा गए। अब चलो भाई, तो 1 अपॉन टी, तो आ जाओ यहाँ पे ले लिया जाए, चलो तो 1 अपॉन टी हाफ इक्वल टू कितना हुआ, इसका एडिशन कर दो, तो T1 प्लस T2 अपॉन T1 T2, ओके चलो। हाँ अब आ जाओ भाई, फाइनल आंसर कितना हुआ, तो 1 अपॉन टी हाफ है ना, तो टी हाफ बराबर कितना हुआ, टी हाफ बराबर कितना हुआ देखो, तो T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। अंडरलाइन करो, यहाँ पे 2 फार्मूला मिला आपको, एक तो इसको अंडरलाइन करो कि यदि एक ही सैंपल हो, यानी एक ही न्यूक्लियस हो, एक न्यूक्लियस, और वह पहले वह जो डिसइंटीग्रेशन होता हो, मान लो अल्फा का हुआ, हाँ उसका टाइम पीरियड, उसका हाफ लाइफ टाइम है सपोज करो T1। अब जो दूसरा एलिमेंट बना, सपोज करो उसका हाफ लाइफ टाइम है T2, तो फार्मूला क्या कहता है तो पूरे सैंपल का कितना हुआ, टी हाफ बराबर, टी हाफ मीन्स हाफ लाइफ टाइम बराबर T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, T1 पहले वाले प्रोसेस का हाफ लाइफ टाइम, T2 दूसरे वाले प्रोसेस का हाफ लाइफ टाइम अपॉन T1 प्लस T2। और डीके कांस्टेंट की भाषा में यदि बोला जाए, तो यदि कोई रेडियो एक्टिव सैंपल 2 प्रोसेस शो करता है, यदि कोई रेडियो एक्टिव सैंपल 2 प्रोसेस शो करता हो,
और पहले का डीके कांस्टेंट लेमडा 1, दूसरे का डीके कांस्टेंट लेमडा 2, तो लेमडा बराबर लेमडा 1 प्लस लेमडा 2। क्लियर? चलो ओके, हो गया, फैंटास्टिक। तो 2 पॉइंट नोट करो, दिस एंड दिस, और बाकी प्रूफ अच्छी तरह से नोट कर लो, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, क्या, क्यों, कैसे। फिजिक्स की धुनाई, रेडियो एक्टिव की धुनाई। चलो आ जाओ, अब देखो, अब अपन इक्वेशन पे आ जाओ। ए रेडियो एक्टिव सैंपल कैन डिसइंटीग्रेट बाई द 2 डिफरेंट वेज ऑफ द हाफ लाइफ टाइम T1 एंड T2 वेयर T इज सो मच। तो कह रहा कि उसका हाफ लाइफ टाइम बताओ। नो प्रॉब्लम, बस एक लाइन का क्वेश्चन था, फार्मूला याद रहे, सीधे वैल्यू रख दो T1 T2, तो 1620 इंटू दूसरा वाला कौन सा है 405, तो 405 अपॉन क्या 1620 प्लस 405। ओके, सॉल्व कर दो। 1620 इंटू 405 अपॉन, इसको एडिशन कर दो, कितना रहा है 1620 और 405, तो 5 2 1 2025, तो 2025 आ रहा है। ओके, बस इसको सॉल्व कर दो बेटा, ठीक है ना। 5 हो गया, 2 हो गया, 10 हो गया, हाँ ठीक है। हाँ, अब और छोटा कर दो इसको, तो आएगा कितना, कितना आ रहा है देखिए, तो T हाफ इक्वल टू 5 से कट जाएगा, तो 405 हो गया, और 5 से भी कट जाएगा, तो 15 हो गया, 12 10 20, ठीक है ना बेटा। देखो 5 से काट दो इसको, 5 गुणे 4 20 हो गया, 0 25 हो गया, और 5 करेंगे तो ये 15 हो गया, 1 12 2 हो गया, 10 20 हो गया, हाँ, और 5 गुणे 4 20, ठीक है बेटा। और 405 से 405 सीधे कैंसिल हो गया, तो T हाफ कितना आ गया 324 ईयर्स, 324 ईयर्स। ओके, फैंटास्टिक, 324 ईयर्स। हाँ बेटा, यही आंसर है, 324 ईयर्स, ठीक। चलो, तो क्लियर हो गए, आ जाइए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ से आगे हो गया, देख ले, चेक करिए अपना। चलिए और आगे बढ़ा जाए। हाँ चलो भाई, और आगे बढ़ा जाए। अब है पॉइंट हम लोगों का, हाँ एक बात और, अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, तो बेटा एक और तरह से ले सकते हैं, कैसे इसको भी देख लिया जाए। तो रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, अभी भी देखे हो कि हम लोग लिख सकते हैं N1 मीन्स सीधे शब्दों में कहा जाए तो N लेमडा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, तो N1 लेमडा 1 बराबर N2 लेमडा 2 होता है, या N1 बाई N2 इक्वल टू N1 बाई N2, माइंड हियर, लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 ले सकते हैं। ओके, हाँ याद कर लो बेटा, या और देखना N1, हाँ बेटा। चलो अब बस इसको और भी क्या कर सकते हैं, हाँ लेमडा की हम बात कर रहे थे, तो चलो कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक ही फॉर्म में जाना इतना बहुत है।
एनुअल लेमडा 1/n2 2 बेटा याद रहे, ये लाइन ना याद है ये सब, क्लियर। यानी कि एन लेमडा का मान कांस्टेंट होता है। अब जैसे मान लो लेमडा को हाफ लाइफ के फॉर्म में बदल दिया जाए तो अभी भी चेक किया गया है, फिर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं बेटा। चलो और आगे आ जाओ, अगला पॉइंट पे चल जाए। हाँ, तो अब यहाँ पे आगे है हम लोग का कि यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो यहां पर शब्द लगा हुआ है एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी। एक्टिविटी का मतलब जानते हो क्या जानते हो? डीपीएस, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, एक्टिविटी का यही यूनिट है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अब इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना डिफरेंट वैल्यू रख दिया। तो जो एसआई यूनिट है इसका, तो स्टैंडर्ड यूनिट है बेटा, वो क्या है? इसको कहते हैं 1 बेकुरल। 1 बेकुरल, तो 1 बेकुरल यानी ऐसे लिखते हैं 1 BQ, 1 बेकुरल। तो एसआई यूनिट क्या है इसका? 1 बेकुरल, यानी कि 1 बेकुरल बराबर होता कितना है? 1 बेकुरल बराबर होता कितना? तो 1 बेकुरल बराबर होता है 1 DPS, यानी ऐसे 1 DPS। DPS मीन्स डिसइंटीग्रेशन, P से मतलब है पर और S मतलब सेकेंड, है बेटा। तो क्या कहोगे? 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, याद रखना। तो 1 बेकुरल 1 BQ बराबर 1 DPS, यानी 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो 1 बेकुरल बराबर होता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। अब इसी को क्यूरी, वही मैडम क्यूरी, तो उन्होंने क्या रखा डिसइंटीग्रेशन कि 1 क्यूरी को लिखा जाता है 1 SCI। ए बराबर क्या होता है बेटा? 3.7 × 10⁻10 DPS, मीन्स 3.7 × 10⁻10 DPS डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड को एक क्यूरी कहते हैं। 1 क्यूरी। तो अब इसका मतलब ऐसे भी कह सकते हो कि 1 क्यूरी को यदि बेकुरल में लिखे तो क्या होगा? तो 1 क्यूरी कैन बी रिटन एज 3.7 × 10⁻10 क्या? BQ, बेकुरल, BQ बेकुरल, ऐसे भी लिख सकते हो। तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? अब एक और साइंटिस्ट महोदय अपना भी दिए हैं, कौन? रदरफोर्ड को कैसे भूल सकते हैं हम लोग। तो 1 रदरफोर्ड बराबर क्या होता है? चलो नोट कर लिया। तो ऑल दीज आर द यूनिट्स ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। यू नो दैट व्हाट इज द एक्टिविटी? एक्टिविटी मीन्स द नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, इसी को कहते हैं एक्टिविटी ना। तो बेकुरल, तो 1 DPS जब होगा तो बेकुरल जिन्होंने इन्वेंशन किया इसका, तो बेकुरल ने एक DPS को 1 बेकुरल नाम दे दिया, और क्यूरी ने उसी को कितना नाम दिया? इतने को के दिया। अब रदरफोर्ड का देखो, 1 रदरफोर्ड बराबर कितना? 1 RD, यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। हाँ, अब 1 रदरफोर्ड, अगला यूनिट 1 रदरफोर्ड। 1 रदरफोर्ड मीन्स क्या? 1 ऐसे R लिख करके D लगा दो, 1 रदरफोर्ड।
बराबर क्या होता है 10⁻10 DPS। DPS मीन्स डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। क्या पढ़ रहे हो क्या पढ़ रहे हो? रेडियो एक्टिविटी। हाँ, रेडियो एक्टिविटी। चलो और आ जाओ। तो रदरफोर्ड हो गए। हाँ बेटा ना, रदरफोर्ड वाला जा फिर से देख लो भाई, 10⁻6। हाँ, तो 1 रदरफोर्ड बराबर कितना बेटा 10⁻6 DPS। चलो और आ जाओ, और कुछ यूनिट में नहीं है। चलो अब अगला पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिसोड। मोस्ट क्लियर। हर एपिसोड अपने आप में एक यूनिक होता है, हर एपिसोड अपना गजब का होता है, यूनिक होता है। तुमको पूरी फिजिक्स चाहिए अपनी कंप्लीट, चाहे IIT के हो चाहे नीट के, ज़बरदस्त 0 से लेके टॉप तक सिस्टमैटिक पढ़ो, 0 से लेके टॉप तक। ओके कमान। चलो अब इसको हटा दिया जाए। अगला पॉइंट अब बेटा नेक्स्ट हेडिंग हम लोग की है, अगला पॉइंट हम लोग का है कि रेडियो एक्टिविटी कितने टाइप की होती है। अब पॉइंट हम लोग का कि टाइप ऑफ द रेडियो एक्टिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो लिखो, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ओके चलो बेटा, तो क्या है रेडियो एक्टिविटी का टाइप? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। नंबर फर्स्ट, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, और नंबर 2 है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। क्लियर? तो अभी तक जो भी देख रहे थे, रेडियम या यूरेनियम की रॉड रखी हुई है, तो कुछ भी करना नहीं पड़ा। वो नेचुरल रेडियम है, और नेचुरल यूरेनियम 238 नेचुरल यूरेनियम है, रेडियो एक्टिव है ना। जानते हो कि एटॉमिक नंबर 56 के ऊपर के जो एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, वह अनस्टेबल है, और 56 के आसपास, 56 से लेके 60 या 54 से लेकर के 56, तो 54 से लेकर के 60 के आसपास वाले जो भी हमारे एलिमेंट हैं, वे सब के सब मोर स्टेबल है। अब ये सब क्यों है आगे बताऊंगा, अभी जहाँ हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस वहाँ बताऊंगा वो सब ना। सर जब बनाऊंगा ग्राफ उसका तब दिखाऊंगा आपको क्यों है, कैसे है ना। वो पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पर डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो यह बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो 56 आयरन के लिए मैक्सिमम होता है ना, तो इसीलिए उस 56 के आसपास अगल बगल वाले जो भी एलिमेंट हैं वे मैक्सिमम स्टेबल होते हैं। फिलहाल डिटेल में मैं बताऊंगा आपको बाद में। अभी हम लोग का पॉइंट क्या है, अभी हम लोग आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं, जो 56 से ऊपर वाले हैं, जितने भी हैं जिनका एटॉमिक नंबर 56 ज़्यादा है, वह नेचुरली अनस्टेबल है, तो वह मैक्सिमम रेडियो एक्टिव है। 92 यूरेनियम, थोरियम नेचुरल थोरियम 90 है उसका एटॉमिक नंबर, 92 यूरेनियम का है, तो ये नेचुरल रेडियो एक्टिव है। यानी कि इनमें से सेल्फ अपने आप जो है इसमें से अल्फा बीटा गामा का एमिशन होता रहता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं कि जो नेचुरली रेडियो एक्टिव नहीं हैं, हम उनको रेडियो एक्टिव लैब में बनाते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, तो हम वहाँ पर उसको बनाते हैं। तो जो लैब में या रिएक्टर में विशेष प्रोसेस से बनाया जा रहा हो, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनाया जा रहा हो, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। जहाँ पर रेडियो आइसोटोप्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जैसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर FBR,
तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रोड्यूस क्या करते हैं, रेडियो आइसोटोप्स, रेडियो आइसोटोप्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये रेडियो आइसोटोप्स जो होते हैं, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द मेडिकल फील्ड। तो दीज रेडियो आइसोटोप्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट in these radioisotopes are most important in medical field। क्लियर। तो हम आर्टिफिशियल मेथड से हम लोग रेडियो आइसोटोप्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द मेडिकल फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट लाइक इन एग्जाम्पल, तो आइए जस्ट लाइक एग्जाम्पल मैं कुछ यहाँ पर बता दूँ बेटा। चलिए नोट करिए, P32 रेडियो आइसोटोप्स P32। तो फास्फोरस 32, तो ये बेटा यूज़ करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ द स्किन डिजीज। लिख दीजिए P32 कहाँ यूज होता है, मेडिकल फील्ड में यूज कहाँ पर होता है, स्किन डिजीज ना, स्किन डिजीजेज ना बेटा। तो स्किन डिजीज में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और कहाँ पर यूज़ करते हैं, और यहाँ पे यूज़ करते हैं ब्लड कैंसर में यूज़ करते हैं। और कहाँ पे यूज़ करते हैं, ल्यूकीमिया। तो ल्यूकीमिया, तो P32 फास्फोरस 32। ओके बेटा। अब ये फास्फोरस 32 क्या है, यह रेडियो आइसोटोप्स है फास्फोरस का, क्लियर। चलो अगला देखो, और एग्जांपल ले लीजिए, आयोडीन I-134। तो आयोडीन 134 थायराइड ग्लैंड में यूज करते हैं, थायराइड ग्लैंड में यूज करते हैं इसको, यानी कि थायराइड ग्लैंड का ट्रीटमेंट आयोडीन 134 से करते हैं। ओके चलो, और देखो रेडियो आइसोटोप्स कौन कौन से हैं, सोडियम 24 Na24, सोडियम 24 रेडियो आइसोटोप है। तो सोडियम 24 डिफेक्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, डिफेक्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि जब भी कभी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन में कोई डिफेक्ट होता है तो सोडियम 24 रेडियो आइसोटोप है, इसका हम लोग यूज़ करते हैं बेटा। और देखो क्या है, कोबाल्ट 60, तो वेरी फेमस कोबाल्ट 60, जानते हो, इसका कैंसर में यूज़ करते हैं। कोबाल्ट 60 कैंसर में यूज़ करते हैं। अब फिर देखो कार्बन 14, और देखो कार्बन 14, तो कार्बन 14 का यूज़ करते हैं हम लोग, कार्बन 14 का टू डिटरमाइन द एज ऑफ फॉसिल्स, टू डिटरमाइन एज ऑफ फॉसिल्स, क्लियर। और मरकरी 197, एक और नोट करिए, मरकरी 197 का यूज़ करते हैं हम लोग इसको ब्रेन ट्यूमर में, ब्रेन ट्यूमर। ओके, तो ये ट्रीटमेंट डिफरेंट डिजीज जो होती हैं, तो देखिए अब इनका यहाँ पर देख रहे हैं आप कि नाउ द हेडिंग इज टाइप्स ऑफ द रेडियो एक्टिविटी कितने टाइप की होती है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द रेडियो एक्टिविटी। नंबर 1 इज द नेचुरल प्रोसेस, नंबर सेकंड इज द आर्टिफिशियल प्रोसेस। आर्टिफिशियल प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो जैसा कि अभी पिछले वीडियो में बताया था कि आर्टिफिशियल प्रोसेस में कोई भी हम एक नेचुरल एलिमेंट लेते हैं, उस पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराते हैं, या नहीं तो न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराते हैं। अभी मैं एग्जांपल लेकर के समझा रहा हूँ कैसे। तो अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कराएंगे, या तो न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराते हैं। और न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट या अल्फा पार्टिकल के बम्बार्डमेंट से आइसोटोप बनता है। आइसोटोप क्या होते हैं, तो आइसोटोप ये होते हैं जिनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं, लेकिन प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, यानी कि एटॉमिक नंबर बराबर होता है, जेड बराबर होता है, एटॉमिक नंबर बराबर होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, उसे आइसोटोप कहते हैं।
तो किसका फॉर्मेशन होता है? आइसोटोप का। तो इस प्रकार से जो आइसोटोप प्राप्त होते हैं उसको क्या बोलते हो? रेडियो आइसोटोप। तो यह रेडियो आइसोटोप नाम देखो, रेडियो आइसोटोप नाम दे रहे हो, तो रेडियो आइसोटोप खाली आइसोटोप बोल दिए होते, केवल आइसोटोप भी हम बोल सकते थे ना। अब जैसे 1s3 है, 1s3 ट्राइटियम, वो भी क्या है? रेडियो आइसोटोप। क्यों? वो भी रेडियो आइसोटोप है, लेकिन मेडिकल में बहुत ज़्यादा यूज नहीं है उसका, तो लेकिन है तो रेडियो आइसोटोप, तो वह भी रेडियो आइसोटोप है। तो रेडियो आइसोटोप कहने का रीजन क्या है? तो रेडियो आइसोटोप कहने का रीजन है रेडियो यानी कि रेडियो एक्टिव है और वह आइसोटोप भी है। तो रेडियो एक्टिव है और आइसोटोप तो है ही। आइसोटोप मीन्स जिसका एटॉमिक नंबर बराबर हो, दो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर बराबर हो, मास नंबर डिफरेंट हो, उसे कहते हैं आइसोटोप। और यदि वह रेडियो एक्टिव है तो कहते हैं रेडियो आइसोटोप। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव आइसोटोप प्रोड्यूस किए जाते हैं, और यह जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप प्रोड्यूस किए जाते हैं उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज होता है मेडिकल में, यानी कि डिफरेंट टाइप के रोग में जो डिजीज होती हैं, तो डिफरेंट डिजीज के ट्रीटमेंट में हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल देखा भी आपने, फास्फोरस 32 जो रेडियो आइसोटोप है तो उसका स्किन डिजीज, ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया में इसको यूज़ करते हैं। आयोडीन 134 यह भी आइसोटोप है, आयोडीन का है। तो इसका यूज़ कहाँ पर है? इसका थायराइड ग्लैंड से संबंधित जो भी बीमारी होती है इसमें यूज़ करते हो। सोडियम 24 का कहाँ पर करते हो? जब कभी ब्लड सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम होती है व्यक्ति के बॉडी के अंदर, तो वहाँ पर तुम सोडियम 24 आइसोटोप करते हो। जानते हो कि सोडियम 23 होता है, लेकिन वह उसका उसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। यह समझ रहे हो, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। और आगे देखो, कोबाल्ट 60 कैंसर में यूज़ करते हो। मरकरी 197 ना, मरकरी का आइसोटोप है, इसको यूज़ कहाँ पर करते हो? ब्रेन ट्यूमर में यूज़ करते हो। और सी कार्बन तो जानते हो, C14 तो C14 टू डिटरमाइन द एज ऑफ द फॉसिल्स का एज यानी कि प्लांट वगैरह जब डेड हो जाते हैं बहुत दिन बाद ना, कई सौ बार, 30,000 बाद, लाखों साल बाद, जब हमको ये एज उनकी पता करनी होती है तो हम लोग वहाँ पर उसको प्रोसेस बोलते हैं कार्बन डेटिंग। तो यूरेनियम डेटिंग और कार्बन दो डेटिंग होती है। डेटिंग मॉडर्न जमाने वाली डेटिंग नहीं, हाँ, कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? कार्बन 14 का यूज़ करते हैं बेटा। क्लियर? तो चलो, तो माइंड अगेन फिर से, रेडियो एक्टिविटी कितने टाइप की? 2 टाइप की। नंबर 1 नेचुरल प्रोसेस और नंबर 2 आर्टिफिशियल प्रोसेस। आर्टिफिशियल प्रोसेस में क्या होता है? कोई भी एक सिंपल एलिमेंट लिया जाता है, जो तुम जानते हो सिंपल एलिमेंट लिया जाता है। और जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सिंपल एलिमेंट, नाइट्रोजन पे किसका बम्बार्डमेंट करा दिया? नाइट्रोजन का, न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करा दिया और उससे क्या बना? उससे नेक्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट बना। कैसे बना? मैं एग्जांपल लेकर बताने जा रहा हूँ। तो देखो बेटा, तो सिंपल एलिमेंट है कोई, उस पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया, एक नया एलिमेंट बना, एक नया आइसोटोप बना। जो आइसोटोप बना ना, वह रेडियो एक्टिव है। पक्का? बस इसी प्रोसेस को क्या बोलते हो? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी बोलते हो इसी को। ओके, चलो अब आ जाओ, यहाँ तक क्लियर हो गए? नोट कर लिए होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन सारी। हो गया? चलिए और आगे। हाँ, और सब इसके आगे और अगला पॉइंट क्या है यहाँ पर? चलिए देखिए, तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लिया जाए रेडियो आर्टिफिशियल का 1-2 न्यूमेरिकल ले लिया जाए यहाँ पे। नहीं, एग्जाम्पल इसका, चलो आ जाओ एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। हाँ, तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के कुछ एग्जाम्पल ले लिया जाए बेटा। चलो देखो, तो पहला एग्जाम्पल है एल्युमिनियम का। 13 एल्युमिनियम 27 एल्युमिनियम पर जब हम बॉम्बार्डमेंट करते हैं अल्फा पार्टिकल का 2He4, तो बनता क्या है? देखो
बनता है फास्फोरस 15, बनता है फास्फोरस 15 P30 और प्लस क्या बना 0 and 1। यस, माइंड हियर। जरा देखिएगा हम लोग क्या कर रहे हैं। अब जैसे सपोज करें कि लैब में एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम पर अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कर रहे हैं 2He4 का, तो बन क्या रहा है 13 और 2 15। यस, बैलेंस है। और यहाँ पर जो है 24 और 4, तो 24 और 4 कितना हो गया 28 और 28 हो गया यहाँ पर बेटा। क्लियर? ओके। अच्छा चलो, और वहाँ पर देखो तो हाँ, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, एल्युमिनियम 20 क्या बेटा 27 है ना, ये एल्युमिनियम 27 होता है। हाँ, अब चलो बेटा देखो, तो अब जा चेक करो फिर से, तो इसको 27 और 30। ओके हाँ, अब आ जाओ। अब ये P माइंड हियर, अब ये जो बना ना ये फास्फोरस, तो ये फास्फोरस P ये इसका आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप बेटा ये। अब ये क्या करेगा, देखो अब ये रेडियो एक्टिव हो गया, ये फास्फोरस का रेडियो एक्टिव फॉर्म है ना, ये रेडियो एक्टिव है। अब ये क्या किया देखो 15 P30 ना, अब ये करता क्या है, यह इमिट कर दिया 14 बन गया, 14 सिलिकॉन में चेंज हो गया, तो 14 Si30 और एक पॉजिट्रॉन निकाल दिया 1E0। क्लियर? देखो तो ये क्या कहेंगे आप, कौन सा इमिशन है, नाम बताइए इस इमिशन का, इस इमिशन का नाम बताइए। हाँ बोलो जल्दी। पॉजिट्रॉन इमिशन। यस, हाँ भाई पॉजिट्रॉन है, तो ये क्या है पॉजिट्रॉन ना। लेकिन जानते हो, क्या जानते हो कि जब बीटा इमिशन होता है तो गामा निकलता, जब बीटा निकलता है तो बीटा इमिशन तो कहते ही हो, पॉजिट्रॉन निकलता है तभी इसको बीटा इमिशन ही कहते हो ना। तो यदि लिखा गया हो कि यह बीटा इमिशन है ना, बीटा इमिशन है, तो बीटा इमिशन के कैटेगरी में ही ये आता है ना। लेकिन यदि कहीं पर पॉजिट्रॉन इमिशन लिखा गया तो मार देंगे निशान पॉजिट्रॉन पर, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिट्रॉन है तो एक पॉजिट्रॉन का इमिशन हो गया बेटा, तो यह है पॉजिट्रॉन इमिशन। ओके चलो अब आ जाओ अगला। तो ये था पहला एग्जाम्पल कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। तो ये था आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, तो ये था आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का एक एग्जाम्पल। आइए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई। अब दूसरा एग्जाम्पल नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल सेकेंड ना, नाइट्रोजन का 7N14 प्लस 0N1, यानी कि एटमॉस्फेयर में जो पाया जाता है नाइट्रोजन, उस पर देखिए बम्बार्डमेंट किसका हो रहा है, नाइट्रोजन का, यानी कि कॉस्मिक रेज का। और कॉस्मिक रेज के बम्बार्डमेंट से क्या बना रहा है, तो ये बना देता है 6C14 माइंड हियर। अब ये रेडियो एक्टिव हो, कार्बन का रेडियो एक्टिव फॉर्म है C14, रेडियो एक्टिव फॉर्म बेटा है, या रेडियो एक्टिव फॉर्म है। ओके, तो ये बना दिया 6C14 और प्लस क्या, हाँ प्लस क्या 1H1 मीन्स 1P1, यानी कि एक प्रोटॉन निकल जाता है, एक प्रोटॉन सेपरेट हो जाता है, अलग निकल जाता है। और इसके बाद क्या बनता है, देखिए इसके क्या बनता है 6C14। अब ये 6C14 फिर क्या कर देता है, एटमॉस्फेयर में ये प्रोसेस होता है 7N14 में बदल गया, और प्लस वेरी फैंटास्टिक -1 बीटा, यानी कि बीटा का एमिशन हो गया। अब जब बैलेंस करिए 7 और 1 -1 6 14 ओके फैंटास्टिक। तो दीज आर द आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से जाननी है, आपको याद रखना इस रिएक्शंस को कि क्या होता है। कॉस्मिक रेज स्पेस में तो आपको मैग्नेटिज्म में मैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गजब से पढ़ा चुका हूँ। क्या
कॉस्मिक रेज क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में। तो कॉस्मिक रेज ना इस पे आउटर स्पेस से आने वाली चार्ज पार्टिकल्स होती हैं, जिनमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होती हैं और जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या भी, न्यूट्रल पार्टिकल की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है, न्यूट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो जब ये एटमॉस्फेयर में इंटर करती हैं तो एटमॉस्फेयर में जानते हो इस अप्रॉक्स 78% नाइट्रोजन है। तो जब वह नाइट्रोजन मॉलिक्यूल से कोलिजन उनका होता है, तो कोलिजन होता है तो क्या हो रहा होता है, तो देखो जब ये 0n1 यानी कि न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन जब नाइट्रोजन से कोलिजन कर रहा है तो क्या बना रहा है, एक प्रोटॉन इसे लिबरेट कर देता है, यानी इमिट कर देता है इससे न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट। देख रहे हैं, वेरी फैंटास्टिक। अब कार्बन 14 बनता है और जानते हो कि कार्बन 14 कार्बन C12 होता है और ये कार्बन 14 है। तो ये कार्बन 14 का ना, ये कार्बन 14 का या आइसोटोप मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब ये क्या बना देता है, देखो क्या बना देता है यार, अब ये बना देता है माइंड हियर, अब ये बना और ये प्रोटॉन निकल जाता है। अब यह रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव C14 क्या कर रहा है, देखिए 6C14 क्या कर रहा है, एक बीटा का एमिशन कर दे रहा है और 6C14 बीटा का एमिशन कर रहा था, या 7 बन गया, यानी कि फिर से नाइट्रोजन आ गया, 7N14 बन गया, फिर से नाइट्रोजन हो गया। क्लियर। तो नाइट्रोजन की मात्रा देख रहे हैं बैलेंस रहती है, यानी कि नाइट्रोजन साइकिल में एक प्रोटॉन लिबरेट होता है और एक बीटा पार्टिकल लिबरेट होता है। तो एक बीटा और एक प्रोटॉन लिबरेट हो रहे होते हैं। तो ये था आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ओके, कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। तो ऐसे अब इतना ही नहीं है ना, बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारे इससे एग्जाम्पल बेटा। तो एग्जाम्पल लिया जाएगा क्वेश्चंस बैंक की जब देखा जाएगा वहाँ पर और ले लिया जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पर एग्जाम्पल 2 लिया है आपको समझाने के लिए कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। तो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में क्या है देख रहे हो। चलिए अब यहां से हम लोग का पॉइंट है, यहां से हम लोगों का पॉइंट है रेडियो एक्टिव सीरीज क्या होती है ना। रेडियो एक्टिव सीरीज देखना हम लोग कि रेडियो एक्टिव सीरीज क्या होता है। क्लियर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स हैं। आइए चलिए देखते हैं कि रेडियो एक्टिव सीरीज क्या होती है। चलो, तो रेडियो एक्टिव सीरीज क्या होती है, तो चलो यहीं रोकते हैं अभी। जस्ट इसके बाद हम लोग फिर अभी लेते हैं ब्रेक 5 मिनट का, और अभी 5 मिनट जस्ट आफ्टर द 5 मिनट्स अभी फिर मिलते हैं अगला पार्ट लेकर के। तो ये था रेडियो एक्टिविटी पार्ट 4, और अभी तुरंत मिलते हैं हम रेडियो एक्टिव पार्ट 5 में। तो रेडियो एक्टिव पार्ट 5 में हम लोग ये देखेंगे कि रेडियो एक्टिव सीरीज क्या होती है, और बाकी जो भी कुछ बचे हुए हैं, जो भी टॉपिक भी बचे हुए हैं वो, और प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ना। तो अगले एपिसोड में न्यूमेरिकल आ जाएगा, तो न्यूमेरिकल देखा जाएगा। तो इस एपिसोड को भी जस्ट यहीं रोकते हैं, फिर अभी आगे स्टार्ट करते हैं। ओके।